Hello, good morning everyone. Myself Vishnu Naman. First of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel that is Legal Fable. और आज के हम लोग लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएनएस या आईपीसी का सेक्शन 73 ऑफ 73 एंड 74 दैट इज सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट, या इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एकांत कारावास ना। तो आईपीसी या बीएनएस का जो हमारा प्रोविजन है, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार इसकी एक्चुअल मीनिंग समझ लेते हैं। तो एक्चुअल मीनिंग अगर हम लोग इसका समझने की कोशिश करेंगे तो जैसा भी आप लोग देख रहे हैं, एकांत कारावास मतलब होता है काइंड ऑफ कन्फाइनमेंट, या एक ऐसा कारावास जिसमें आपको कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने के लिए नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप टोटली कन्फाइंड रहेंगे एक प्रिजन में, जिसमें जैसे काल कोठरी की सजा कह सकते हैं ना, पुराने पिक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा। तो बेसिकली आपको इसमें कहीं भी जो ह्यूमन सोसाइटी है उससे आपका कोई कांटेक्ट नहीं होगा, सारा कांटेक्ट खत्म कर दिया जाएगा। और ये क्यों दिया जाता था? तो ये बेसिकली उन क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए इसको अपनाया गया था जो एक्चुअल में कंट्रोल नहीं होते हैं, जिनको हम लोग हार्डेंड क्रिमिनल्स बोलते हैं या हार्डकोर क्रिमिनल्स बोलते हैं, जिनका नेचर ही क्राइम करना होता है। दे कैन नॉट बी कंट्रोल। तो ऐसी फिलॉसफी थी इसके पीछे कि बाय दिस पर्टिकुलर कन्फाइनमेंट, या इस तरह की सजा से हम कह सकते हैं उसको चेंज कर सकते हैं बाय उसके जो नेचर है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। उसका जो इंटेलेक्ट है, एक्चुअल में ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है, ये हमारे जो क्या नाम है उसका सेंस होता है, जो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी होती है, उस पर डायरेक्ट इसका अटैक होता है। क्योंकि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बिकॉज वी ऑल नो कि हमारा जो मानव एग्जिस्टेंस है या ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ये विदाउट सोसाइटी पॉसिबल नहीं है। वी ऑल आर द सोशल एनिमल्स ना, विदाउट सोसाइटी वी कैन नॉट सर्वाइव। जैसे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट आप मोगली देखा होगा, या मोगली मूवीज भी एक दो बनी है इंडिया में भी और हॉलीवुड में भी, आप लोग देखे होंगे कि ये जो मोगलीज होते हैं ये बेसिकली जैसे जन्म से ये जंगलों में चले जाते हैं, और जंगलों में उस जाने के बाद फिर वहां पे इनका जो है टोटली ह्यूमन सोसाइटी से रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो लोग एनिमल्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। जिन एनिमल्स के साथ वो रहते हैं, जैसे शेर के साथ रहेगा तो शेर के साथ तरह व्यवहार करेगा ना, और अगर जैसे भेड़िए के साथ रहेगा तो भेड़िए की तरह व्यवहार करेगा, उसी की तरह चलेगा। उसको ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, यहाँ तक कि वो खड़ा ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको वैसे ही चलने की आदत पड़ गई है। ठीक है, तो इस तरह का कन्फाइनमेंट इसीलिए दिया जाता था जिससे ऐसे अपराधियों को कंट्रोल किया जा सके, उनके नेचर में परिवर्तन लाया जा सके, सुधारा जा सके। ठीक है, अब बात आती है इसकी हिस्ट्री की। तो अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो हम लोग 18वीं शताब्दी में, इन 10th सेंचुरी, वी कैन find the first case under which the concept of solitary confinement was introduced। और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? बेसिकली इन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। अब हम लोग आते हैं हमारे प्रोविजन पे, लीगल प्रोविजन पे, जो बात करता है कन्फाइनमेंट के बारे में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो सेक्शन 73 या सेक्शन 11 और सेक्शन एंड 74 या 12। 73 जो है आईपीसी का है, 11 जो है बीएनएस का है, उसी तरह से 74 आईपीसी का है, और 12 जो है बीएनएस का है। 73 बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है, कि उसकी जो है कैसे कैसे दिया जा सकता है। 74 बात करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब कितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाएगी। ठीक है, कितना एकांत कारावास दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 73 डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग 74 बताएंगे आपको। ठीक है, तो एक बार हम बेयर प्रोविजन आपको पढ़ लीजिए आप लोग मेरे साथ, जिससे कि आप लोगों को क्लियरिटी आए समझने में कि क्या है हमारा एक्चुअल में 73। ठीक है, तो 73 का मार्जिन नोट है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट व्हेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर व्हिच अंडर दिस कोड द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। पहली चीज कि हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वहीं पे देंगे जहां पे
रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, मतलब जिस पनिशमेंट में रिगरस, एक दो तरह का इम्प्रिजनमेंट होता है, एक रिगरस होता है, एक सिंपल होता है। तो सिंपल वाले पनिशमेंट में हम कभी भी, सिंपल मतलब साधारण कारावास, और रिगरस मीन्स कठोर कारावास। कठोर कारावास में काम वाम भी करवाया जाता है। तो जो कठोर वाला कारावास होगा उसी में ही हम जो है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं, सिंपल वाले में नहीं दे सकते हैं। ठीक है। द कोर्ट में बाई इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced and not exceeding 3 months in a whole according to the following scale। कुछ स्केल बताई गई है, उस स्केल के अकॉर्डिंग ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा। बेसिकली कहता है कि ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन नॉट बी एक्सीडिंग 3 मंथ्स। ठीक है। कैन नॉट बी एक्सीडिंग 3 मंथ्स। मैक्सिमम जो हमारी लिमिट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, ये 3 महीने है। 3 महीने से अधिक आप जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते हैं। यदि 3 महीने से अधिक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है तो दैट विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनल, वो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन नहीं होगा। मैक्सिमम दी ही नहीं जा सकती 3 साल से, तो 3 मंथ से ज्यादा। तो ये क्वेश्चन एक और भी पूछता है। पहला क्वेश्चन तो पूछता है कि अंडर विच प्रोविजन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड। तो आप सेक्शन 73 या आज के समय में 11 कहेंगे बीएनएस का। और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 73 दैट कि द मैक्सिमम लिमिट विल बी 3 मंथ्स। ठीक है। अब इसके बाद कुछ कंडीशंस बताई हैं सेक्शन 73 में। वो कंडीशंस क्या होगी, कुछ स्केल बताया गया। जैसे 3 पैमाना है। इफ इम्प्रिजन्ड फॉर 6 मंथ्स, तो अगर 6 महीने तक की सजा है तो ऐसे अवस्था में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होगी वो होगी 1 मंथ की। मतलब 0 से 6 महीने तक की सजा है तो उसमें होगी 1 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब दूसरा कहता है इफ imprisoned for more than 6 months and below 1 year। तो मतलब 6 साल से अधिक हो और 1 साल से कम हो, तो ऐसे अवस्था में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी वो होगी कितनी, 2 महीने की। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन कहती है इफ imprisoned for more than 1 year, 1 साल से अधिक की सजा होगी, तो मैक्सिमम जो कन्फाइनमेंट होगी वो कितनी होगी। अब 1 साल से अधिक कितनी भी सजा हो उसकी 3 महीने से ज्यादा जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगी, उसको एकांत कारावास नहीं दिया जाएगा। मतलब जनरली पहली कंडीशन क्या है कि 6 महीने तक की सजा है तो 1 महीने के कन्फाइनमेंट होगा। ये सजा जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, ये कठोर कारावास है और ये एकांत कारावास। ठीक है। ये इसी के बीच इसी का पार्ट हो सकता है। ठीक है। अब ये हमारी 3 कंडीशन बताई गई है सेक्शन 73 या सेक्शन 11 ऑफ बीएनएस में। सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी और 11 जो है बीएनएस का। अब हम लोग का बात करते हैं हमारे सेक्शन 74 का या सेक्शन 12 ऑफ बीएनएस। ठीक है। सेक्शन 12 ऑफ बीएनएस या सेक्शन 74 ऑफ आईपीसी ये क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द लिमिट
लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक, तो इसकी लिमिट क्या होगी, मतलब कितनी हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग सेक्शन 75 का, अरे सेक्शन 74 का एक बार बेयर रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। बेयर रीडिंग हम आप लोगों के लिए करते हैं जिससे आपको ये ना समझ में आए, जिससे हम पढ़ाई करते थे तो हमको ये कमी लगती थी कि काश कोई जैसे कोई क्वेश्चन फंसता था कोई सेक्शन का, तो मेरे मन में आता था कि कहीं कोई ऐसा हमको लेक्चर मिले जिसमें बेयर वाइज हमको बताया जाए कि बेयर पढ़ते, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट्स बेयर ही पढ़ते हैं, तो इसलिए बेयर मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग पढ़िएगा 74, और बेयर पढ़ना मैंडेटरी है अगर आप कुछ करना चाहते हैं लीगल डोमेन में। ठीक है, तो 74 क्या कहता है, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। क्या इसकी लिमिट होगी, तो इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा देते हुए, सच कन्फाइनमेंट सेल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। एक बार में किसी भी दशा में 14 दिन से अधिक की नहीं होगी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी व्यक्ति को यदि दी जाती है तो 14 दिन से ज्यादा एक बार में नहीं दी जाएगी, विथ इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरेशन देन सच पीरियड्स। मतलब वो जो 14 दिन की आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसको जेल किया है, अब उसको 14 दिन का अंतराल भी देना पड़ेगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को लगातार आप 15 दिन तक नहीं रख सकते, 14 दिन जैसे हुआ उसके बाद फिर 14 दिन को उसको इंटरवल देंगे, मतलब नॉर्मल जेल में कर देंगे, फिर उसके बाद हम फिर 14 दिन के लिए उसको भेज सकते हैं एकांत कारावास में। ठीक है, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any one of the whole imprisonment awarded, with intervals between the period of solitary confinement of not less than duration than such period। मतलब इसमें दो कंडीशन बताया। पहली कंडीशन की जब हमारा जो वो इम्प्रिजनमेंट है अगर वो 3 महीने से कम की है, जो उस व्यक्ति को कठोर कारावास हुआ है वो कठोर कारावास 3 महीने से कम की होगी, तो ऐसी दशा में चूंकि वो 3 महीने से कम की है, बहुत लंबी सजा है नहीं, इसलिए उसको हम 14 दिन तक रख सकते हैं। ठीक है, और 14 दिन के बाद उसको अंतराल देना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि वो कारावास 3 महीने से ज्यादा की है ना, 3 महीने से ज्यादा की है, तो ऐसी दशा में उसको 1 महीने में सिर्फ 7 दिन हम लोग जेल में रख सकते हैं। ठीक है, बता देते हैं, इसको हम लिख देते हैं। पहली क्या कंडीशन है, इफ imprisoned for less than 3 months, लेस देन 3 मंथ्स या 3 महीने तक की सजा होगी, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम क्या करेंगे, कम से कम मतलब मैक्सिमम जो है मतलब एक बार में उसको हम 14 दिन से ज्यादा की सजा नहीं देंगे एकांत कारावास की। दूसरी चीज अभी समझाते हैं अभी इसको और डिटेल में। इफ imprisoned for more than 3 months, तो क्या होगा, तो ओनली 7 days in a month। मतलब अब समझिए, जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति को 3 महीने तक की कठोर कारावास हुआ है, तो उस कठोर कारावास में न्यायालय ने आदेश दिया कि इसको कठोर इस 3 महीने की कठोर कारावास के लिए एकांत कारावास भी दिया जाएगा।
चूंकि कठोर कारावास कह रहा है कि इफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीने से कम है तो 1 महीने की कठोर कारावास हो सकती है। इसका मतलब ये 3 महीने वाले मामले में, लेस देन 3 मंथ्स वाले मामले में हम कितनी कठोर कारावास, कितना एकांत कारावास दे सकते हैं? मैक्सिमम जो दे सकते हैं वो 1 महीने का दे सकते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको 1 महीने की सजा हो गई, तो उस 1 महीने की सजा को हम देने के लिए एक बार में उसको 14 दिन तक की ही सजा मैक्सिमम एकांत कारावास की दे सकते हैं। तो अब मान लीजिए एक दिन हमने एक बार में 14 दिन का रखा, फिर उसके बाद 14 दिन की उसकी बाहर नॉर्मल जेल में आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर 14 दिन बाद फिर 14 दिन के लिए जाएगा, 14 14 28 हो गया, फिर 2 बचा, रिमेनिंग 2 जो है तीसरी बार में हो सकता है। या क्या कर सकता है, चूंकि 30 दिन की सजा है तो 10 3 पार्ट में कर देगा, 10 10 10। तो एक बार 10 दिन की सजा, फिर 10 दिन की छुट्टी, फिर 10 दिन की सजा, फिर 10 दिन की छुट्टी। छुट्टी का मतलब नॉर्मल जेल, नॉट छुट्टी ना, बाहर नहीं कर दिया जाएगा आपको, ठीक। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहता है इफ इम्प्रिजन्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, जैसे 3 साल से, अरे 3 महीने से अधिक की सजा होगी तब क्या होगा। ये जो मोर देन 3 मंथ्स लिखा है ये उसकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट की बात की जा रही है। तो मान लीजिए अब यहाँ पे हमने देखा कि 6 महीने से ज्यादा है तो 2 महीना, मतलब 6 महीने से ज्यादा, ये 3 महीना 6 महीने से एक्सीड कर गया तो 2 महीने की भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है और 3 महीने की भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत लंबे समय तक जेल में रखा जाएगा एकांत कारावास में, तो संभावना है कि वो पागल हो जाएगा या तो डिप्रेशन में चला जाएगा, सुसाइड कर लेगा। मैक्सिमम केसेस में सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए उसको ये प्रोविजन बनाया गया है कि ऐसे ऐसे किया जाएगा, तो वो जब सोसाइटी उसकी चेंज होती रहेगी तो मूड चेंज होता रहेगा, सुसाइड करने का चांस, उसका पागल होने का चांस नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 महीने से अधिक की सजा है ना, 3 महीने से अधिक की जो उसकी कारावास है उसमें हमको मान लीजिए 2 महीने या 3 महीने का, जैसे मान लीजिए 3 महीने से अधिक तो 7 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है ना, ये कम से कम 3 महीना है। तो मान लीजिए 3 साल की सजा है, कठोर कारावास 3 साल की है, और उस 3 साल के लिए जो कठोर कारावास है उसके लिए कम से कम 3 महीने का जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बनता है। तो वो जो, चूंकि उसको लंबे समय तक रहना है इसलिए उसको क्या किया, उसका ड्यूरेशन कम कर दिया, मतलब 1 महीने में कम से कम उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन ही रखा जा सकता है। 7 दिन से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। मतलब 7 दिन आपने जेल में रखा एकांत कारावास में, उसके बाद फिर बाहर आएगा 7 दिन के लिए, फिर और ये जितने दिन के लिए आप जेल में रखेंगे उतने दिन के लिए ही उसको आप बाहर भी रखेंगे, ये हमारा सेक्शन 74 कहता है। तो 7 दिन के लिए हमने उसको अंदर रखा, फिर 7 दिन के लिए बाहर आया, फिर 7 दिन के लिए अंदर, इस तरह से उसकी जितनी सजा रहेगी, मतलब मान लीजिए 2 महीने की है या 3 महीने की, मैक्सिमम 3 महीना, तो उतनी सजा उसको ऐसे काटनी होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोविजन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसमें टेक्निकलिटी थोड़ी सी है जिसको आप लोग अगर ध्यान से समझेंगे तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया। इसमें हमको पहला केस मिलता है चार्ल्स सुबराज वर्सेस सुपरिंटेंडेंट जेल ऑफ तिहाड़ जेल ना, 1978। ठीक है, चार्ल्स सुबराज वर्सेस सुपरिंटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल। ठीक है, इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा कि फॉर इम्प्लीकेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट द प्रोसीजर ऑफ
ठीक है। तो इस केस में क्या कहा कि फॉर इम्प्लीमेंटिंग या फॉर एग्जीक्यूटिंग द ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इट विल बी हैव टू टेकन केयर दैट ड्यू प्रोसेस इज एक्चुअली फॉलोड। ठीक है, ये चीज ध्यान दी जानी है कि ड्यू प्रोसेस का फॉलो अप किया गया है कि नहीं किया। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का फॉलो अप नहीं चाहिए, ड्यू प्रोसेस चाहिए। आपके आर्टिकल 21 में जब हमने पढ़ाया था तो मेनका गांधी के केस में बताया था कि ड्यू प्रोसेस क्या होता है। ड्यू प्रोसेस मतलब द इम्प्लीकेशन ऑफ द लेजिस्लेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन शुड बी इन सच अ वे सो दैट द रिजल्ट विल बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। मतलब न्याय की जो है ये हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है, ड्यू प्रोसेस। तो अब हम लोग ये हमारे आर्टिकल 21 में ये लिखी चीज है, लेकिन हमको ये अपनाना है कब से, मेनका गांधी केस से। तो कहा कि अगर आप जो है किसी भी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पनिश कर रहे हैं तो उसको ये चीज ध्यान देनी होगी कि उसकी जो प्रक्रिया होगी बहुत न्यायपूर्ण होगी, न्यायप्रिय होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको इस 73 और 74 के प्रोविजन को उल्लंघन करते हुए उसको पनिशमेंट दिया जाए। फिर उसके बाद हमारा दूसरा केस आता है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का केस है, ठीक है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या कहा कि ये चूंकि हमारा जो बहुत जो हमारा ये एग्जीक्यूशन होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, ये बहुत हार्श होता है और लोनलीनेस क्रिएट करता है, डिप्रेशन क्रिएट करता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर ये एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसको क्या कहा कि इसको इसको अपनाते समय, इसको यूज करते समय फेयर प्रोसीजर की बात की गई। फेयर प्रोसीजर टू बी adopted should be adopted and within the supervision of higher authorities। हमारा लॉ मान के चल रहा है कि हायर अथॉरिटीज, या हमारा सुप्रीम कोर्ट मान के चल रहा है कि हायर अथॉरिटीज जो है वो भ्रष्ट नहीं होंगे। हायर अथॉरिटीज इस चीज का ध्यान करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। सेक्शन 73 और 74 जो अब 11-12 हो गया है का फॉलो अप होना चाहिए एकदम स्ट्रिक्टली, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं होगा तो दैट विल कॉज दैट मे रियून द होल लाइफ ऑफ अ प्रिजनर। और हम लोग जानते हैं कि अ प्रिजनर इज जस्ट अ क्रिमिनल दैट ही हैज बीन पनिश्ड बाई, क्योंकि उसने अपराध किया है, उस अपराध की सजा तो वो भुगत ही रहा है ना। 2 साल, 3 साल, 14 साल जो भी उसको सजा मिली है वो भुगत रहा है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसका मानव होने का अधिकार ही हम खत्म कर दे, उसको मानव अधिकार ही न देना। क्योंकि वो 14 साल बाद जब निकल के आएगा तो ऐसा माना जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया, अब वो पूरी तरह से पवित्र हो गया है पहले की तरह। तो उसके बाद अब उसको उसकी नॉर्मल जीवन जीने की अधिकार उसको हम उससे नहीं छीन सकते हैं। यही हमारा ह्यूमन राइट का प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। तो इसलिए फेयर प्रोसीजर शुड बी एडॉप्टेड। फिर उसके बाद तीसरा केस हम लोग पढ़ सकते हैं किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1981। किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1981, इसमें क्या कहा कि द लिमिट ऑफ सॉलिटरी
confinement if it इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि द लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शुड नॉट बी एक्सीडिंग द 14 डेज, जो आप लोगों ने सेक्शन 74 में अभी हमने जस्ट बताया है, सेक्शन 74 में प्रोवाइडेड है एक बार में कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 14 साल ना, 14 दिन, सॉरी 14 साल, चूंकि मेरे मुंह से पनिशमेंट बार बार बोलने की आदत है, 14 साल ही निकल रहा है। एक बार में मैक्सिमम आप 14 दिन की ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं, 14 दिन से ज्यादा की नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि दिस इज अ वेरी डिप्रेसिव जजमेंट, डिप्रेसिव पनिशमेंट, या ये लोनलीनेस क्रिएट करता है जिससे लोग सुसाइड कर सकते हैं, उसकी ह्यूमन लाइफ जो है रियून हो सकती है। इसलिए हमको 14 दिन से के ज्यादा सजा नहीं देनी चाहिए। ये चीज हमको ध्यान देना होगा कि ही इज आल्सो हैविंग अ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और ये जो इसमें कहा कि अगर ये ड्यू प्रोसेस का फॉलो अप नहीं होगा तो ये हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। ये दोनों ही केस में, ऊपर वाले केसेस में कहा गया था ना। तो मतलब कहने का मतलब इसमें भी वो अब बात समझ सकते हैं कि आर्टिकल 21 जो हमारा है, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है फॉर इंश्योरिंग द ह्यूमन लाइफ एंड डिग्निटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अगर ये वायलेट करते हैं, ड्यू प्रोसेस फॉलो अप नहीं करते हैं, तो हम आर्टिकल 21 का वायलेशन करेंगे और ये सही नहीं है। दिस इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल, ठीक है। तो आज के लिए हमें लगता है कि आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड टू गिव यू सच काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट लेक्चर्स जो आपको जनरली यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं ना, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, जो मेरा भी मोटो है और आपका। थैंक यू वेरी मच।